नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं कंपटीशन टाइम्स आईएएस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं देश विदेश की जो भी परीक्षा उपयोगी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। तो उनमें से 30 मुख्य विषयों को हम आज लेके आए हैं। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये 1 सितंबर एंड 2 सितंबर दोनों के हैं। ठीक है, कल हम जो है वीडियो नहीं डाल पाए थे समय अभाव के कारण, और आपको जो है आगे के वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहेंगे और कल का भी वीडियो आपको हम कोशिश करेंगे समय पर डालने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ठीक है, और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी उसका लाभ पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है, चीन ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का निर्माण किया है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा तनाव चल रहा है, कुछ जो गतिरोध चल रहा है, तो उसके सिलसिले में यहाँ चीन के जो हिस्से में तिब्बत आता है और तिब्बत के अंदर जो है कैलाश मानसरोवर, तो वहाँ पर उन्होंने मिसाइल लॉन्च सिस्टम बना दिया है। और ये जो है हमारे सैटेलाइट सिस्टम में पता चला है, सैटेलाइट्स के माध्यम से जो फ़ोटो आए हैं उसमें ये हमने देखा है। तो इसके विषय में हम बात करें तो कैलाश मानसरोवर 4 धर्मों द्वारा पूजनीय स्थान है और यह भारत में उच्च आध्यात्मिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है। तो वहीं बात करें इसमें कौन कौन से धर्म हैं। हिंदू धर्म तो यहाँ पे हमारा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं उनका निवास स्थान है। वहीं तिब्बत के जो बौद्ध अनुयायी हैं तो उनका मानना है कि डेमचोंग और उनकी पत्नी डोरजे फागमो जो हैं यहाँ निवास करते हैं। वहीं जैन धर्म की बात करें तो उनके अनुसार 24 आध्यात्मिक गुरुओं का ये निवास स्थान है। और बोन्स के अनुसार जो है ये आकाश की देवी का निवास स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये बोन्स कौन है। तो बोन्स क्या है, ये एक तिब्बती धर्म है और जो बोन्स धर्म के जो अनुयायी हैं उनको बोनपोस बोला जाता है। और सोना राव मीवो जो हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम ट्रांसनेशनल नदियों की उत्पत्ति की। तो यहाँ यह क्षेत्र जो है, देखिए यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की बात हुई है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रांसनेशनल रिवर्स की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि ये 2 देश हैं, तो एक देश की सीमा को क्रॉस करके ये दूसरे देश में आती हैं। ठीक है, तो यह क्षेत्र जो है ये सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली नाम की 4 अंतर्राष्ट्रीय नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की। तो यहाँ पे सिंधु जो है भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और कर्नाली को हम जो है घाघरा भी बोलते हैं। तो ये जो हैं हमारे। अब चीन के विषय पर बात करें तो चीन के इरादे क्या हैं। चीन तिब्बत के अधिक सैन्यीकरण के लिए इस क्षेत्र में मिसाइल साइट का निर्माण कर रहा है। चीन ने इस क्षेत्र में मिसाइल DF-21 लगाई है। तो ये मिसाइल DF-21 हमारे लिए नाम याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके विषय में आगे देखेंगे। यह मिसाइल स्थल हाल ही में भारत द्वारा निर्मित लिपुलेख सड़क के प्रति एक प्रतिक्रिया भी है। और ये लिपुलेख सड़क जो है इसके सिलसिले में बेसिकली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने इसका जो है अभी शिलान्यास किया था। और शिलान्यास के बाद से जो नेपाल सरकार है उससे भी थोड़ा सा हमारा विवाद हुआ इसी विषय पर, लिपुलेख सड़क के ऊपर। और ये लिपुलेख सड़क जो है ये हमारे धार्मिक महत्व की है। क्योंकि इसके माध्यम से हम जो है जो मानसरोवर की जो यात्रा है कैलाश मानसरोवर की, तो हम डायरेक्ट यहाँ से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिपुलेख दर्रा पड़ता है और उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ मिसाइल की बात करेंगे। DF-21 मिसाइल, तो इसका फुल फॉर्म है डोंगफेंग 21। ये जो है MRBM कैटेगरी में आती है। MRBM, और MRBM का मतलब है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज मतलब ये मध्य दूरी की और बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो लगभग 2200 किलोमीटर की है और ये मध्यम श्रेणी मतलब मीडियम रेंज की है। यह इसकी जो मारक क्षमता है उसमें उत्तर भारत के लगभग सारे शहर जो हैं इसमें आते हैं। इवन हमारी राजधानी भी इसकी रेंज में आती है।
तो विवाद क्या है, 2006 और 2010 के बीच चीन ने इस क्षेत्र में 180 परियोजनाओं को अंजाम दिया है, जिनका उल्लेख जो है रक्षा बजट में नहीं किया है। ठीक है, और इसमें जो है 14 जो हैं छोटी हवाई पट्टियाँ, 4 बड़ी हवाई पट्टियाँ और 17 राडार स्टेशन का निर्माण शामिल है। हालिया स्टैंड ऑफ की बात करें, हालिया स्टैंड ऑफ मतलब जो अभी झगड़ा है, स्टैंड ऑफ मतलब झगड़ा, ठीक है, अभी वर्तमान में जो झगड़ा हुआ है, तो 29-30 अगस्त को चीनी सैनिकों ने लद्दाख में गतिरोध के दौरान हुई जो अभी बैठक हुई थी और वो सर्वसम्मति से, तो उसके अंदर डिसीजन लिया गया था कि भाई जो जैसा है वैसे ही रहिए और कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, तो उसका उल्लंघन किया है। और 2-3 दिन से वहाँ पे झगड़ा चल रहा है और पिछले 2-3 दिन में हमारी भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को 2 बार पीट के भगाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा के तौर पर प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया। तो यहाँ देखिए 1 रुपये का जुर्माना, ये कोई जुर्माना नहीं है, तो ये एक क्या है, सिंबल है। क्या है ये, सिंबॉलिक, क्या है ये, जुर्माना है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे ये विषय क्या है। ये विषय ये है कि जो हमारे एक एक्टिविस्ट वकील हैं माननीय प्रशांत भूषण जी, तो प्रशांत भूषण जी ये हैं, नीचे फ़ोटो जो दिख रहा है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्विटर पर 2 ट्वीट किए थे और उन ट्वीटों में जो हमारे भारत के वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े, और उनसे पहले के 4 अन्य जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर जो है भद्दी टिप्पणियां कर दी थी और उन टिप्पणियों के माध्यम से क्या हुआ, ये कोर्ट की अवमानना हुई। और यहाँ पे कोर्ट के कुछ अधिकार हैं जिन पे हम अभी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो कोर्ट ने क्या है, ये सुओ मोटो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनको जो है ये अवमानना का दोषी ठहरा दिया। अब मामला जो है ये कोर्ट में गया और इन पर जो है केस चला, तो कोर्ट में चूँकि ये वरिष्ठ वकील हैं, तो कोर्ट भी थोड़ा सा नरमी दिखाती है। कोर्ट ने इनको कई बार मौके दिए कि भाई आप जो है हमसे माफ़ी मांग लो, और ठीक है, लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। और कई बार उन्होंने मीडिएटर्स भी बैठाए लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, और इन्होंने बोल दिया हम तो माफ़ी मांग नहीं सकते और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ऐसे में जो है अब चूँकि यहाँ पे कोर्ट के भी कुछ अधिकार हैं, तो यहाँ पे जो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जो हैं, तो उनकी अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी जो इस पे सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने जो है इन पर आखिर में जब सारे ऑप्शन बंद हो गए तो इन पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। और कहा गया है या तो 1 रुपये का जुर्माना का मतलब है आप जुर्माना पे कीजिए, इसका मतलब आप गिल्टी हैं ये मान लीजिए, और अदरवाइज़ क्या है, आप जो है जेल जाइए। तो जेल जाने का यहाँ पे 3 महीने के लिए ना जेल होगी और 3 साल की अवधि के लिए कानून का अभ्यास करने से वंचित कर दिया है। मतलब ये 3 साल जो हैं अपने वकालत नहीं कर पाएंगे। पीठ ने अवलोकन किया कि भूषण ने बार बार अवसर देने के बावजूद माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है और शीर्ष अदालत ने उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। यहाँ पे ध्यान देने की बात जो है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं अवमानना को, और यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिविल और एक होती है क्रिमिनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिमिनल जो सिविल है वो थोड़ी सी लो कैटेगरी की है और क्रिमिनल जो है थोड़ी सी उसकी कैटेगरी बड़ी है। कहने का मतलब यहाँ जो इन्होंने जुर्म किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो इनको जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा आज 2 सितंबर को आज रिटायर भी हो रहे हैं। 2 सितंबर 2020 को ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अवमानना की शक्तियों की आवश्यकता क्यों है। तो न्यायालय जो है को आदेशों की अवज्ञा के लिए, अब देखिए कोई भी जो जुडिशियरी है वो कोई भी फैसला सुनाएगी और जो पार्टियां हैं उनको ये मानना चाहिए। अगर वो पार्टियां जो है जिनके केस चल रहे हैं, अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी तो ये क्या है, अवज्ञा है। ठीक है, और इसीलिए क्या है, न्यायालय को अवमानना की शक्ति की आवश्यकता होती है कि अपने फैसलों को वो
मान्य करवा पाए। यह न्यायिक प्रणाली को अनुचित आलोचना से बचाने के लिए और जनता की नज़र में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा में गिरावट को रोकने के लिए मौजूद है। और इसका जो मुख्य पर्पज है वो ये है कि न्यायपालिका जो है उसके लिए जनता में विश्वास कायम रहे और जो है कोई भी उसकी अनुचित आलोचना नहीं कर पाए, जिससे कि जो न्यायालय है उसकी गरिमा को ठेस पहुँचे। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड जो है कानूनी प्रावधान कौन से हैं। तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में बनाया गया था और यह अवमानना के लिए जो है कोर्ट की अवमानना के लिए सज़ा के संबंध में प्रक्रिया और जांच के संबंध में जांच जो है इनके प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। इसने अवमानना को 2 श्रेणियों में बांटा है, एक जो है नागरिक अवमानना और एक आपराधिक अवमानना। ठीक है, नागरिक अवमानना कोर्ट की ऐच्छिक अवज्ञा है और आपराधिक अवमानना में वह कार्य शामिल हैं जो अदालत को अपमानित करते हैं। ठीक है, तो और ये न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं और न्यायिक कार्रवाई का पूर्वाग्रह करता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपराधिक अवमानना है ये थोड़ी सीवियर टाइप की है। ठीक है, और इसको जो कोर्ट हैं वो थोड़ा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विधिक आयोग जो है हमारा लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन का क्या कहना है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के विधि आयोग ने कहा है कि अदालतों की अवमानना के संबंध में प्रावधान बनाए रखने की आवश्यकता है। कहने का मतलब इनके अनुसार जो है ये अदालतों को इसके अधिकार होने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, यहाँ एक सुझाव भी दिया है कि अदालत की अवमानना की परिभाषा को केवल नागरिक अवमानना तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इन्होंने ये बोला है कि जो सिविल कंटेम्प्ट है केवल वहीं तक सीमित रखना चाहिए, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कहने का मतलब जो विधि आयोग है उसके हिसाब से क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं संविधान में क्या प्रावधान है। तो संविधान के जो प्रावधान है तो अनुच्छेद 129 जो है इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना की स्थिति में सज़ा देने की शक्ति मिली हुई है। और वहीं बात करें, ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए। वहीं जो आर्टिकल 215 है उसके तहत हाई कोर्ट जो हैं उच्च न्यायालय, उनको भी समान अधिकार जो हैं वो मिले हुए हैं कि वो भी अवमानना की स्थिति में सज़ा दे सकती हैं। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनके कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो हाई कोर्ट्स की अवमानना अगर किसी ने की है तो हाई कोर्ट की अवमानना के लिए भी वो किसी को दंडित कर सकती हैं। कहने का मतलब हाई कोर्ट की अवमानना करने पर हाई कोर्ट तो सज़ा सुनाई सकती हैं, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट की अवमानना के संबंध में किसी को दंडित कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये हुए कुछ लीगल प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय रेलवे 960 से अधिक रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करेगा। ठीक है, और अपनी सभी बिजली ज़रूरतों के लिए 100% आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सौंदर्यीकरण। ठीक है, तो वर्तमान में जो है भारतीय रेलवे के पास 550 स्टेशनों में जो है बेसिकली सौंदर्यीकरण क्या है, ये है मॉडर्नाइजेशन। ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन के तहत वो बेसिकली भारतीय रेलवे का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक इनके जो भी 33 गीगावाट जो इनकी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उन ऊर्जा की ज़रूरतों को ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों द्वारा पूर्ति करना। ठीक है, और दूसरा लक्ष्य जो है इनका ये है कि इनके जो भी 2030 तक 33 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है उसको किसी से ख़रीदे बिना ये स्वयं जनरेट करेंगे। ठीक है, ये भी इनका लक्ष्य है। तो यहाँ पे हम बात देखेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है तो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत इनका जो फोकस है वो सोलर एनर्जी की तरफ है और इनका लक्ष्य है कि सारा का सारा जो इनकी ऊर्जा की ज़रूरत है ये सोलर एनर्जी के माध्यम से ये प्रतिपूर्ति करें।
तो अब तक जो है इन्होंने 550 स्टेशनों में जो है 198 मेगावाट जो है सोलर ऊर्जा की इन्होंने कैपेसिटी डेवलप कर ली है। और कुछ प्रमुख स्टेशनों की बात करें तो वाराणसी, दिल्ली में दोनों हैं, पुराने और नए दिल्ली रेलवे स्टेशन, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, हावड़ा एंड जयपुर। तो ये कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिन पे इन्होंने सोलर पैनल्स स्थापित कर दिए हैं। अब देखिए भारतीय रेल की आगे की योजनाएं क्या हैं, जो अभी हमने बात की 2030, याद रखिएगा वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक। कहने का मतलब ये जो प्लान है ये बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल और अभी जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारत के जो वॉलंटरी क्या थे कुछ प्लेजेस थी क्योटो प्रोटोकॉल, इनके विषय में जो है हम जो है कार्बन उत्सर्जन, क्योटो प्रोटोकॉल और जो ये है ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से रिलेटेड हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जो है लगातार हमारे चैनल पे बने रहिएगा और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये कार्बन उत्सर्जक। तो कहने का मतलब जब भी हम तापीय माध्यमों से जब बिजली उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन होता है। तो इस वजह से क्या है हमारे कार्बन उत्सर्जन हम इसे बोलते हैं और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे इंटरनेशनल जो हमने प्लेजेस की हैं, ठीक है, हमारी प्लेजेस, तो मतलब हमने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमने जो स्वैच्छिक हमने बोला है कि हम इतनी कार्बन की कटौती करेंगे, वो बेसिकली लक्ष्य क्या हैं, हमारे लक्ष्य हैं वर्ष 2005 तक हमारे जो भी कार्बन उत्सर्जन थे तो उनके जो मात्रा थी कार्बन उत्सर्जन की मात्रा का लगभग 25% तक वर्ष 2020 तक कटौती, ठीक है। तो वर्ष 2020 तक हम जो है भारत सरकार के लक्ष्य ऐसे रहेंगे कि वर्ष 2020 में जो भी हमारे टोटल कार्बन उत्सर्जन होगा वो वर्ष 2005 में जो कार्बन उत्सर्जन है उसका 25% कम होगा। और हमने जो है इसमें सफल भी रहे हैं और हमने वर्ष 2010 में ही हमने लगभग 12% की कटौती कर ली थी, ठीक है। तो ये सेपरेट इशू है, इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे किसी और सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सौर ऊर्जा के माध्यम से ये अपनी सारी खपतों को और ज़रूरतों को ये हासिल करने वाले हैं वर्ष 2030 तक। और 2030 में जो है इनकी ऊर्जा ज़रूरतें लगभग 33 बिलियन यूनिट्स की रहने वाली है। और इसका जो प्लानिंग है इनकी वो ये है कि भारतीय रेलवे के पास जो 51,000 हेक्टेयर भूमि है, जो खाली भूमि है, ठीक है, उस पर ये लगभग 20 गीगावाट के सोलर संयंत्र लगाने की इनकी योजना है। बाकी ये क्या करेंगे, रेलवे स्टेशंस के ऊपर लगाएंगे, छतों पे लगाएंगे, कुछ ट्रेनों की छतों पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये अपनी कुछ बिल्डिंगों पे लगाएंगे, इस तरीके से ये अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। यहीं हम थोड़ा सा और देखें, भारतीय रेलवे द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है और इसके माध्यम से ओवरहेड लाइनों के माध्यम से जो है ट्रेनों को संचालित किया जाएगा। तो अभिनव तरीके मतलब नए तरीके क्या हैं, तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए भारतीय रेलवे जो है रेल लाइनों के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। और यह जो है अतिक्रमण को रोकेगा, कहने का मतलब इनके खाली लैंड को कोई और अतिक्रमित नहीं कर पाएगा। बुनियादी ढांचे की लागत को कम करना, ठीक है, कहने का मतलब जब सोलर लग जाएगा तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, आगे की रनिंग कॉस्ट इनकी जीरो हो जाएगी, मतलब जो ऊर्जा ज़रूरतों की कॉस्ट है वो जीरो हो जाएगी। गाड़ियों की गति और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करने के लिए है, ठीक है। रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी मेगा स्केल में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और ऊर्जा प्रबंधन कंपनी जो है रेलवे की, वह जो है 2013 में स्थापित की गई थी। यह रेल मंत्रालय और राइट्स लिमिटेड की क्या है, ये एक संयुक्त उपक्रम है, रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी, ठीक है।
ये इस सारे विषय को देख रही है। इसको इंग्लिश में राइट्स लिमिटेड बोलेंगे। तो राइट्स लिमिटेड के पास इसकी 51% हिस्सेदारी है, ये राइट्स लिमिटेड और रेल मंत्रालय, ठीक है, और रेलवे के पास 49%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पोषण अभियान। तो सितंबर में देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2020, सितंबर 2020 जो है ये राष्ट्रीय पोषण माह। और इसकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये अभी की थी। और इसकी वजह ये है कि भारत में जितने भी कुपोषण से ग्रस्त जितने भी लोग हैं तो उनको जो है उनके लिए अवेयरनेस फैलाना और इस कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम जो अभी हुआ था तो उसमें की थी। और इन्होंने बोला था हर घर पोषण त्यौहार का संदेश पहुंचाना है, ठीक है। तो इसको जो है पोषण त्यौहार कहने का मतलब किसी को भी, देखिए पोषण क्या होता है, पोषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके उद्देश्य क्या है। प्रसव पूर्व देखभाल, इसकी विशेष ज़रूरत किसे होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके पेट में बच्चा होता है तो बच्चे को और उनको अगर उन महिलाओं को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे भी कैसे स्वस्थ पैदा होंगे, ठीक है। महिला प्रॉपर भोजन नहीं लेगी तो यहाँ पोषण से मतलब ये है कि बैलेंस डाइट, क्या बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो यहाँ पोषण से मतलब है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संतुलित आहार, ठीक है दोस्तों। तो संतुलित आहार का मतलब ये हुआ कि आपको जो है प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी ज़रूरत है, विटामिन्स की कितनी ज़रूरत है, अन्य बहुत सारी जो ज़रूरत हैं जैसे कि फ़ैट है तो वो कितनी ज़रूरत है, तो उतना मिनिमम जो है वो आपको होना चाहिए आपके आहार में। ऐसा नहीं है कि आपने केवल रोटी ही रोटी खा ली या फिर केवल सब्जी ही सब्जी खा ली या दाल ही दाल खा ली, तो ऐसा नहीं। आपकी जो भोजन है उसके अंदर पूरा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए, तो वो संतुलित आहार है। और बिना उसकी पूर्ति के आप क्या है वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, किसी ना किसी विटामिन, किसी ना किसी मिनरल की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। ये है पोषण। तो पोषण की जो ज़रूरत है वो प्रसव पूर्व देखभाल है, स्तनपान कराने वाली महिला, क्योंकि जो माताओं के दूध बनता है तो उसी से ही बच्चों का पोषण होता है, और जब माताएं खाएंगी नहीं तो उनके दूध में भी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। वहीं एनीमिया जो है ये जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और हीमोग्लोबिन जो है उसकी कमी मतलब आयरन की कमी, ठीक है। बालिकाओं के लिए पोषण का महत्व, क्योंकि ये महामारी आती है इन बालिकाओं को, ठीक है। स्वच्छता, और बेसिकली देखो बालिकाओं को यहाँ पे एक और इशू है हमारे यहाँ, जो फीमेल्स को राइट्स हैं, ठीक है। कहने का मतलब हमारे जो ऐसा हम बोल सकते हैं कि गांव देहात में या सब जगह जो है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिलाओं को प्रॉपर भोजन नहीं मिलता है। पहले बेसिकली उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिया जाता, उसकी वजह ये है कि जब भी खाना बनता है, हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं, महिलाएं जो हैं पुरुषों के खाने के बाद ही भोजन करती हैं। और इस कुरीति की वजह से क्या है, अगर पुरुष जो है वो पूरा भोजन समाप्त कर देते हैं तो बचा कुचा जो होता है तो उसी को ही ये महिलाएं खाती हैं, घर की गृहिणियाँ खाती हैं। तो उसमें जो है जो बच्चियां भी शामिल होती हैं, तो इस वजह से क्या है इनमें कमजोरी आती है, कुपोषण की ज़्यादा शिकार ये होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादातर महिला और बच्चों की बात हो रही है। स्वच्छता तथा विवाह की सही उम्र के बारे में जागरूकता फैलाना, ये कुछ साइड से इसके क्या है उद्देश्य हैं। इस आयोजन जो है इसको संयुक्त रूप से नीति आयोग, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, अल्पसंख्यक, तो ये बहुत सारे मंत्रालय हैं और आयोग हैं, तो इनके द्वारा इसको किया जाएगा। पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में कुपोषण की समस्या काफ़ी गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, तो ये जो है ये सर्वेक्षण है स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, इसके अनुसार भारत के 38% बच्चों की लंबाई जो है वो कम है, हाइट, और 21% बच्चों का भार जो है वो उनकी जो हाइट है तो एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, क्या बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स
आप इसको गूगल कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, आपकी लंबाई कितनी है और आप में वज़न कितना है, और आपकी एज, लंबाई और वज़न, इन तीनों का ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन का एक चार्ट है। और इस चार्ट के अनुसार जो है आपका ये देखा जाता है। अगर आपका BMI जो आपका होना चाहिए उससे ज़्यादा है तो भी आप अस्वस्थ हैं, और उससे कम है तब भी आप अस्वस्थ हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, कहीं और कवर कर देंगे हम। तो कहने का मतलब लंबाई के अनुसार उनकी जो भार होना चाहिए, वज़न होना चाहिए, वो 21% बच्चों का कम है, जबकि 35.7% बच्चों का वज़न आवश्यकता से कम है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो होना चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड से कम तो है ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। क्या है, 35.7% बच्चों का वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है। और 2005-06 के मुकाबले 2015-16 में बच्चों के शारीरिक विकास में कमी आई है, और 2005-06 में 19.8% बच्चों का भार उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम था, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़कर 21% हो गया। कहने का मतलब कुपोषणग्रस्त बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ी है, और पिछले जो 2005 से लेकर 2015 तक। 2017 में विश्व भूख सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का जो है 119 देशों में 100वां स्थान था। 2017 की रिपोर्ट है, ईयर याद रखिएगा। भारत में औसतन 5 बच्चों में से एक बच्चा वेस्टेड, कहने का मतलब ऊंचाई के अनुरूप वजन कम होना, ऐसा है। और सरकार ने पोषण अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, और यह मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था पोषण अभियान। तो पोषण अभियान पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, किशोरियों के शारीरिक विकास के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करना। ठीक है, कहने का मतलब शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। इस अभियान का उद्देश्य जो है वो 2022 तक बच्चों में स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटिंग मतलब उनकी ऊंचाई कम होना, तो इसकी दर को जो है वो अभी वर्तमान में जो 38.4% है उसको कम करके 25% तक लाना। देखिए हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, हम जो है धीरे धीरे ही इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लक्ष्य रखा है 38.4 से 25% लाने का। अगला जो आर्टिकल है वो है, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है CSIR, CMEII और CSIR, तो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। सबसे बड़े का मतलब ये एक पेड़ टाइप की संरचना बनाई गई है और लोहे लंगड़ की, और इस पे जो है बहुत सारे पैनल्स बनाए गए हैं। जैसे पेड़ पे शाखाएं होती हैं और शाखाओं से बहुत सारी उप शाखाएँ निकलती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाया गया है। और इसमें जो ये पैनल्स लगाए गए हैं, ये पैनल्स भी इस तरीके के हैं, ये इनकी ऊंचाई और इनकी जो दिशा है वो बदली जा सकती है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इनकी वार्षिक जो हरित ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है वो 12,000 से 14,000 इकाई है एक यूनिट की। और ठीक है, इसमें जो है फोटोवोल्टेइक पैनल लगाए गए हैं, PV बोलते हैं इन्हें, PV सेल्स। और ये जो है कुल एक पेड़ पर जो 35 हमने क्या है ये पैनल लगाए गए हैं, और एक पैनल की जो क्षमता है वो 330 वाट बिजली पैदा करने की है। और इसकी जो अनुमानित लागत है वो लगभग 7.5 लाख रुपए की है। और MSME अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रिड विकसित करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने किसान ऊर्जा सुरक्षा जो PM कुसुम जो बनाया है, तो इसके साथ इसका गठबंधन कराया है। कहने का मतलब अगर कोई इसे लगाता है और इसके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसे कोई भी व्यक्ति ग्रिड से कनेक्ट करके और इस ऊर्जा को बेच सकता है। ठीक है, तो सोलर ट्री के जो मूल्य अस्थिर जीवाश्म ईंधन है, कहने का मतलब जो हमारे के विकल्प के लिए कृषि के साथ जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सोलर ट्री 10 से 12 टन, इसका देखिए ये महत्वपूर्ण है, 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वर्ष में कम करेगा। और इन वृक्षों से अधिशेष ऊर्जा को ऊर्जा ग्रिड में भेजा जाएगा, जो अभी हमने बात की। और क्या कर सकते हैं इसके साथ हम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
IoT, आई कैपिटल आई स्मॉल ओ एंड कैपिटल टी, IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और ये एक परिकल्पना है। इसमें क्या है कि आपके जब हाई इंटरनेट की जो बैंडविड्थ मिलेंगी, उनकी स्पीड मिलेंगी इंटरनेट की, तब हम क्या है ऐसे ऐसे संसाधन बना सकते हैं, हम ऐसे उपकरण बना सकते हैं जैसे कि जैसे आजकल हमारा मोबाइल है और मोबाइल जो है वो सिम डली होती है और सिम जो है हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड होती है, इंटरनेट से कनेक्टेड हमारा मोबाइल हो जाता है। और आजकल ऐसी टेक्निक्स बन गई हैं, हम उसी मोबाइल से घर पे बैठे बैठे ही अपने खेत पर जो है जो हमारा वाटर पंप है उसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हम मिस कॉल दे के कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, कहने का मतलब हम उसी के माध्यम हम पंखे ऐसे लगाएंगे जो पंखों में जो है हमारे कुछ इंटरनेट कनेक्टेड होगा। हम कहने का मतलब मोबाइल से ही ऐप के माध्यम से हम उसे चालू कर सकते हैं। हम घर आ रहे हैं तो घर पहुंचने से 1 घंटे पहले ही, आधा घंटे पहले ही हम मोबाइल पे अपना जो है घर का AC जो है वो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहने का मतलब हम जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनको जो है हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे और इंटरनेट के माध्यम से इन डिवाइसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ये उसके अंदर आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित विशेषताओं को शामिल करने की भी क्षमता है। और कहने का मतलब इसे हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ई सुविधा कियोस्क हम डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ मतलब ये भी हमने किए हैं। और आगे बढ़ते हैं, कृषि के साथ सौर ऊर्जा का दोहन हम कर सकते हैं। कहने का मतलब कृषि में हम सौर ऊर्जा को प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए कुसुम योजना शुरू की गई भारत सरकार द्वारा, जो भी हमने बात की PM कुसुम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी डीजल पंप हैं उन सभी को सौर पंपों में बदलना और सौर ऊर्जा में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड के माध्यम से खरीदना, ठीक है। आगे बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कहने का मतलब जो रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देगी और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो भी कंपनियां यहाँ पे क्या बना रही हैं, रक्षा संसाधन बना रही हैं, उनको खरीदेंगी। तो यहाँ पे भारतीय सेना ने 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ 6 पिनाका रेजिमेंट, मतलब पिनाका हमारी क्या है, ये मिसाइल है, इसके विषय में अभी हम बात करेंगे। और इसका जो इन्होंने अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो टाटा पावर कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स है और लार्सन एंड टुब्रो मतलब LNT, ठीक है, इनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। पिनाका रेजिमेंट्स में ऑटोमेटिक गन एमिंग और पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर्स होंगे, ठीक है। और 6 पिनाका रेजिमेंट्स को देश के उत्तर पूर्वी सीमाओं के साथ संचालित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे चाइना का क्या है, यहाँ पे बॉर्डर है और चाइना से हमारा यहाँ पे संकट की स्थिति बन जाती है। क्योंकि चाइना क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश उसके 5 फिंगर्स में से एक फिंगर है, 5 फिंगर्स ऑफ चाइना, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इसका एक फिंगर है, उसकी एक उंगली है। यह भारतीय सेना की संचालन तैयारियों को बढ़ाएगा और 6 पिनाका रेजिमेंट जो है वो 2024 तक भारतीय सेना में जो है शामिल कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पिनाका क्या है, पिनाका, ठीक है। तो पिनाका क्या है, ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। यहाँ देख रहे होंगे कई सारे यहाँ पे बैरल्स बने हुए हैं, तो एक साथ यहाँ से कई सारे मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। और यह स्वदेशी रूप से डेवलप की गई है टेक्नोलॉजी है। और किसके द्वारा विकसित की गई है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा बनाई गई है। इसने डिज़ाइन किया है और इसको विकसित किया है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों DRDO द्वारा की गई हैं। और यह एक प्रमुख परियोजना है जो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या है, ये एक हिस्सा है। और पिनाका क्या है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, ये बेसिकली रॉकेट लॉन्चर है, एक साथ कई करता है। इसमें Mark 1 के लिए अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर और Mark 2 के लिए 75 किलोमीटर है। बेसिकली ये जो है Mark 1 Mark 2 ये मिसाइल जो है इनकी रेंज को बताती है कि ये आप जो है
कितनी रेंज की मिसाइल बना सकते हैं। पिनाका का जो यूज है वो कारगिल युद्ध के दौरान भी किया था और यह काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। वहीं बात करें स्वाति की, तो स्वाति क्या है, ये पिनाका का संचालन जो है स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार, ये बेसिकली वेपन लोकेटिंग राडार है और इसके साथ जो है इसका डेवलपमेंट किया गया है। स्वाति का विकास भारत ने किया है, यह भारतीय टेक्नोलॉजी है और यह आने वाले तोपों का पता लगाती है और बैटरी फायर पर का मुकाबला करने के लिए मूल बिंदु का पता लगाता है। कहने का मतलब बैटरी फायर का मतलब ये है कि जो ऑटोमेटिक फायर गन्स होती हैं, ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, तो उनका ये अपने आप पता कर लेगी। ये राडार सिस्टम है, ये क्या है, ये राडार सिस्टम है स्वाति, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और बात करें तो पिनाका 2 की बात करेंगे। तो पिनाका 2 जो है ये गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल का मतलब हम पहले से इसे लॉक कर देंगे और ये जो है ये अपने आप उसको फॉलो करेगी रूट को, ठीक है। और इसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे में विकसित किया जा रहा है ये पिनाका 2 को, और यह कंट्रोल किट और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। और 2013 में चांदीपुर में इसका जो है हम परीक्षण भी कर चुके हैं जो हमारा सफल रहा था। आगे की बात करें तो पिनाका पर ट्रेजेक्ट्री सुधार प्रणाली को भी लागू करने के लिए इजराइल ने DRDO से हाथ मिलाया है। और इजराइल के विषय में आपको पता होना चाहिए, इजराइल जो है सब टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में सबसे एडवांस कंट्री है। और आप शायद नहीं जानते होंगे, आप अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ज़्यादातर सारी इजराइल में डेवलप की गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये सारा सब इजराइल में डेवलप हुआ है। पिनाका के साथ मानव रहित जहाज़, कहने का मतलब ड्रोनों को भी इंटीग्रेट करने की योजना बनाई जा रही है। और इसके विषय में हम बात करें, ये सारा जो प्रकरण है जो मेक इन इंडिया और ये सब बेसिकली चीन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि चीन के साथ जो है हमारे लद्दाख में और जो है कई फ्रंटों पे हमारे विवाद चल रहे हैं। और 1962 के युद्ध में जो है हमारे चीन के साथ बहुत भयानक युद्ध हुआ था। और भारत जो है ये रक्षा वस्तुओं का क्या है दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है विश्व में। जो ऐसे देश जो रक्षा वस्तुएं जो ख़रीदते हैं डिफेंस के, जैसे राइफ़ल हैं, मिसाइल हैं या कोई भी अन्य चीज़ें हैं, तो भारत वो दूसरे नंबर पे आता है। और इसमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम भारत में बनाएंगे तो एक तो हमें सस्ते में डेवलप हो जाएंगी और हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं WHO की रिपोर्ट। तो WHO ने एक अभी रिपोर्ट दी है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि कोरोना महामारी के चलते क्या है विश्व स्तर पे जितने भी बहुत सारे देश हैं उन सभी में क्या हुआ है, 25 प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बाधित हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम जो है थोड़ा सा इसे स्किप करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक है। जैसे आप अभी कोरोना के चलते अगर किसी को डिलीवरी करानी है, पता चला हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं भाई हम पे बेड नहीं है, हम जो है डिलीवरी नहीं कर सकते। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, कहने का मतलब वैक्सीन जो हैं वो नहीं लग पा रही हैं बच्चों के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं, ठीक है। और इसकी कुछ वजह भी हैं। वजह क्या है कि भाई जो स्टाफ है हॉस्पिटलों में वो कोरोना में ज़्यादातर लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी वजह कोरोना की वजह से कुछ तो पेशेंट्स भी नहीं आ रहे हैं और कुछ जो है ये हॉस्पिटल्स भी अवॉइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को देख नहीं रहे हैं। सरकार ने अपनी नीतियों को परिवर्तित कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसका पार्ट 2 भी हम 1 से 2 घंटे के अंदर हम डाल रहे हैं। और के अंदर यहाँ इतने सारे ये टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करने वाले हैं। ये आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप लोगों को सेम कंटेंट जो है ये इंग्लिश में चाहिए तो हमें जो है कमेंट्स में आप बताइए कि ये हम लोगों को इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।